नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित वन वीक सीरीज न्यू एडिशन 2023 का, जिसपे हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए अति इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी इतिहास वाले बीए फर्स्ट ईयर इतिहास वाले फर्स्ट पेपर को लेकर अति इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कस करने वाले। दोस्तों आप अंत तक बने रहेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के सामने। दोस्तों आज की क्लास में अति इंपॉर्टेंट सवाल था, उन्हीं सवालों को रखा है। दोस्तों सवाल क्या है कि मौर्य स्थापत्य कला पर एक लेख लिखना है। मौर्य स्थापत्य कला की बात हो रही है दोस्तों। मौर्य स्थापत्य कला पर एक संक्षिप्त में लेख लिखना है। यही सेम सवाल था मौर्य युगीन समाज एवं कला की। मौर्य कालीन की समाज थी, उसकी किस प्रकार की समाज थी और उसकी कला यानी कला विशेष में किस प्रकार वो निपुण थे, उसके बारे में लिखना है। मौर्य समाज में भवन निर्माण की कला, यह कला में आ गया भवन निर्माण की कला, मूर्ति कला, चित्रकला की उन्नति का पूर्ण विवरण देना है। मौर्य कला की जो समाज थी, मौर्य स्थापत्य कला के जो लोग थे, वो किस प्रकार की कलाओं के साथ में, किस प्रकार की समाज के साथ में मूर्ति कला है, चित्रकला है, या फिर कोई भी निर्माण कला है, भवन निर्माण कला है, इन कलाओं में किस प्रकार निपुण थे, ये सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों मेगस्थनीज व चाणक्य के ग्रंथों का तथा अशोक के अभिलेखों का विशेष संदर्भ देते हुए मौर्य समाज का वर्णन करना है। दोस्तों मेगस्थनीज और चाणक्य के ग्रंथों और अशोक के स्तंभों का संदर्भ यानी उसमें जो भी लिखा गया है उसके हिसाब से हमारे उसको मौर्यकालीन सभ्यता का वर्णन करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, मौर्य काल के ऐतिहासिक साहित्य जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यूनानी राजदूत, मेगस्थनीज की इंडिका तथा सम्राट अशोक के अभिलेखों का पता चलता है। दोस्तों हमारे जो ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथ है कौन से, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये ग्रंथ लिखा हुआ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, ये भी की इंडिका पुस्तक है किसकी, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की ये इंडिका पुस्तक है। इसमें जो में वर्णन मिलता है और साथ ही साथ में सम्राट अशोक के अभिलेख है, और उस अभिलेखों में सम्राट अशोक के अभिलेख है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज का ये इंडिका है। इन सारी पुस्तकों में, इन अभिलेखों में हमें जो पता चलता है उनके बारे में कि मौर्य काल में राजनीति, एकता, प्रशासनिक सुव्यवस्था के साथ भारतीय जनजीवन को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षों में महत्वपूर्ण परंपराओं का विकास हुआ। मौर्यकालीन सभ्यता व संस्कृति का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। निम्न बिंदुओं को हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार सभ्यता, मौर्य युगीन सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे कि मौर्य युगीन सभ्यता है वो समाज में निम्नलिखित विशेषता, मौर्य युगीन जो समाज थी, समाज के जो लोग थे, ग्रुप था, उन समाज का स्वरूप, आकार, रंग, रूप किस प्रकार का था उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, मौर्य युगीन समाज, और मौर्य युगीन में भी पहला कौन है, समाज का स्वरूप किस प्रकार था। मौर्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था पूर्ण विकसित हो चुकी थी। दोस्तों जब मौर्यकालीन समाज की बात होती है तब वहां पर क्या होता है कि पूर्ण रूप से विकसित प्रकार की एक वर्ण व्यवस्था बन जाती थी, यानी कि जो जिस प्रकार की वर्ण व्यवस्था, वर्ण के हिसाब से कार्यों को निश्चित कर दिया गया था। जैसे कि वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू हो गई, मतलब ये कार्य कर रहा है तो इसके लिए, जैसे कि कोई रथ चलाने का कार्य कर रहा है तो उसके लिए भी अलग जाति थी, कोई झाड़ू लगाने का कार्य कर रहा है तो उसके लिए भी अलग जाति थी। यानी कि यहाँ पर यह वर्ण व्यवस्था, वर्णों के आधार पर अलग अलग कार्यों का आदान प्रदान हो चुका था। इस प्रकार है तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तत्कालीन समाज में प्रचलित 4 वर्णों का उल्लेख किया। दोस्तों कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक में 4 वर्णों यानी कि 4 जातियां थी उसका भी वर्णन किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कौटिल्य की पुस्तक में ये लोग मिलते हैं, ये जातियां मिलती है। कौटिल्य ने अनुलोम विलोम विवाह से उत्पन्न वर्ण संकर जातियां को शूद्र में माना था। दोस्तों जब अनुलोम और विलोम विवाह होता है, अनुलोम विलोम विवाह होता है, यानी अलग अलग जातियों का जब विवाह होता है तो उससे उत्पन्न संकर जातियां होती है, उससे शूद्र में जाना जाता। तो वे जातियां जो अलग अलग अनुलोम विलोम
के विवाह से, अनुलोम विलोम के विवाह से जब कोई जाति उत्पन्न होती है, कोई मनुष्य उत्पन्न होता है, तो वो शूद्र जाति के अंतर्गत आता था, ठीक है, माना जाता था। ब्राह्मणों को समाज में ऊंच स्थान प्रदान किया जाता था। दोस्तों पहले कौटिल्य की पुस्तक के अनुसार यह हमें ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों को समाज में ऊंच स्थान प्राप्त था। मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया। दार्शनिक, कर्षक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और शासक थे। दोस्तों मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया। कौन कौन सी है? दार्शनिक, कर्षक, दार्शनिक अलग थे, कर्षक अलग थे, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, और निरीक्षक रखने वाले सैनिक भी थे, और सभासद थे और शासक थे। ये सारी की सारी वर्ण व्यवस्था है। दोस्तों क्या है? वर्ण व्यवस्था है। और किसने ली? मेगस्थनीज के द्वारा दी गई। द्वारा भारतीय समाज को जिस प्रकार विभाजित किया है उसे भारतीय इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो वर्ण व्यवस्था किस प्रकार, ये कर्षक, कारीगर, सैनिक, सभासद, ये दिया हुआ है, इनको इतिहासकार थे जो भारतीय इतिहास में जो रचने वाले थे, लिखने वाले थे, उन्होंने ये नहीं माना है कि ये झूठ लिखा हुआ है, यूं उसको नहीं माना। वर्ण व्यवस्था पूरी दी हुई थी किताब में, लेकिन उन वर्ण व्यवस्था को इतिहासकारों ने नहीं माना। इनका मानना था कि मेगस्थनीज विदेशी थे। दोस्तों इतिहासकारों का मानना था कि मानते थे कि ये मेगस्थनीज है वो विदेशी था, अतः उसे समाज के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं थी। दोस्तों मेगस्थनीज है वो भारत का निवासी नहीं था, अतः उसको वो भारत के समाज के बारे में, भारतीय मौर्यकालीन समाज के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं थी। संभवतः उसे अधिकांश लोगों के व्यवसाय को जाति समझ लिया। दोस्तों अलग अलग लोगों के व्यवसाय थे, उनको ही वो मेगस्थनीज था वो विदेश से आया था, तो भारत में जो जो भी कार्य चल रहे थे, जैसे कि कोई कारीगरी का काम कर रहा है, कोई रथ चलाने का काम कर रहा है, कोई निरीक्षक का काम कर रहा है, कोई सैनिक का काम कर रहा है, तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्यों को देखकर मेगस्थनीज ने उसे जाति में बांट लिया। अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्य, जैसे कि कोई ये कार्य कर रहा है, कोई ये कार्य कर रहा है, अलग अलग लोगों के, जैसे कारीगरी कर रहा था तो उसको जो व्यक्ति कारीगर है तो उसे कारीगर जाति दे दी, जो सैनिक है उसे सैनिक जाति दे दी। ये ऐसा बता रहा है कि इतिहासकारों ने मान लिया कि वो विदेशी था और यहाँ पर आया, तो अधिकांश लोगों के व्यवसाय को उसने जाति समझ लिया। जाति तो थी नहीं, पर उसने जाति समझ लिया कि ये तो जाति है, इस प्रकार की कारीगर एक जाति होगी। यूं इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था तो प्रचलित थी, लेकिन वो अलग प्रकार की थी। अगला है विवाह। मौर्य काल में जो विवाह किस प्रकार होता था उसके बारे में। मौर्य काल में विवाह योग्य आयु के लिए 16 वर्ष तक, युवक के लिए 12 वर्ष थी। दोस्तों मौर्य काल में जब विवाह होता था तब युवक पुरुष के लिए तो 16 वर्ष थी, लेकिन युवतियों लड़कियों के लिए 12 वर्ष। दोस्तों मौर्यकालीन समाज में जब विवाह होता था तब विवाह योग्य पुरुष की आयु देखी जाए तो विवाह योग्य पुरुष की आयु 16 वर्ष मानी जाती थी, और युवतियों यानी कि लड़कियों की जो आयु थी वो 12 वर्ष की हो जाती थी, तब उसे विवाह योग्य मान लिया जाता था। दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया। दोस्तों कौटिल्य की जो हमें पुस्तक मिली है, कौटिल्य के जो ग्रंथ मिला है, उस ग्रंथ के अंतर्गत अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है इसमें 8 प्रकार के विवाहों का, अलग अलग 8 प्रकार के, कौन से? ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह आदि। दोस्तों पिशाच तो भूत के बारे में, भूत विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह और आर्ष विवाह, देव विवाह और ब्राह्मण विवाह। दोस्तों ये ब्राह्मण विवाह ये तो प्रचलित दो देवों में होगा। आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, ये विवाह है वो किस में लिखे गए हैं? अर्थशास्त्र की पुस्तक में मिले हैं कि मौर्य काल में ये विवाह होते थे। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, अलग अलग प्रकार के विवाह होते थे। मौर्य काल में एक विवाह प्रथा का ही प्रचलन। दोस्तों मौर्य काल की जो समाज थी उसमें एक ही प्रथा का ही प्रचलन था। कौन सी विवाह प्रथा? कौन सी थी जिसका एक ही विवाह प्रथा का
प्रचलन था, परंतु विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहु विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं। एक ही प्रकार की विवाह होता था मौर्य काल में, लेकिन यहाँ पर बहु विवाह के कुछ कुछ प्रमाण मिलते हैं। पुरुष व स्त्रियों को प्रतिकूल परिस्थितियों में दूसरा विवाह करने का अधिकार था। प्रतिकूल परिस्थितियों में पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग विवाह कर सकते थे, बहुत सारे एक साथ में 2-3 विवाह कर सकते, ये अनुमति थी, ठीक है। और मौर्य काल में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी दोस्तों। अगला है स्त्री की दशा किस प्रकार की थी। मौर्य काल में स्त्री की दशा किस प्रकार की थी। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। स्त्रियां केवल संतान उत्पन्न करने के लिए साधन मात्र समझी जाती थी। प्राय उन्हें घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। वे पति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य स्वयं नहीं कर सकती थी। कौटिल्य ने स्त्रियों को शिक्षा के योग्य नहीं बताया था। स्त्रियों की दशा में गिरावट आने के बावजूद भी स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं पति से संबंध विच्छेद करने का अधिकार था। मेगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि स्त्रियां सैनिक भी होती थी जो रथ, हाथी, घोड़ा पर सवारी करती थी। अशोक के अभिलेखों में स्त्रियों द्वारा दिए गए सार्वजनिक दानों का उल्लेख इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उच्च कुलीय स्त्रियां की स्थिति में, उच्च कुल में जो स्त्रियां जन्म लेती उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन जो नीचे परिवार में जन्म, न तो उसे शिक्षा का अधिकार है न कुछ और अधिकार है, वो अपने खुद के हिसाब से खुद का कार्य नहीं कर सकती थी, यानी खुद की नहीं चलती थी, अपने पति के अधीन रहकर कोई भी कार्य कर सकती थी। ये इस प्रकार की स्थिति मौर्य काल में थी दोस्तों। अगला है दास प्रथा दोस्तों। मौर्य काल में दास प्रथा वो प्रचलित थी। मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, यद्यपि मेगस्थनीज ने अपने विवरण में लिखा कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी दोस्तों। मेगस्थनीज ने अपने विवरण में, मेगस्थनीज विदेशी था, और मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा कि भारत में जो मौर्य काल की समाज थी, मौर्य काल की समाज थी, उसमें दास प्रथा नहीं थी, लेकिन बिल्कुल दास प्रथा है वो प्रचलित थी। हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से पता चल जाता है कि दास प्रथा है वो प्रचलित थी, लेकिन मेगस्थनीज कह रहा है कि नहीं थी, ऐसी बात है। तो संभवतः दासों की स्थिति अच्छी होने के कारण मेगस्थनीज न पहचानने में भूल होगी दोस्तों। मेगस्थनीज वो पहचान नहीं पाया कि दास कौन है और राजा कौन है, रानी कौन है, सैनिक कौन है, ये पहचान नहीं पाया। यानी कि जो दास था उसकी स्थिति अच्छी थी, दास की स्थिति अच्छी होने के कारण मेगस्थनीज उसे दास नहीं समझ पाया। मेगस्थनीज ने सोचा होगा कि दास तो बिल्कुल गिरा हुआ होगा, बिल्कुल अच्छी वेशभूषा में नहीं होगा, लेकिन अच्छी वेशभूषा में होने के कारण मेगस्थनीज समझ नहीं पाया कि वो दास है या फिर नहीं है। तो उसने क्या लिख दिया अपने पुस्तक में, भूल की होगी, यानी कि वो पहचान नहीं पाया, उससे भूल हो गई कि वो दास है या फिर कोई सैनिक है, इस प्रकार उसको भूल होगी, और उसने क्या लिख दिया कि दास प्रथा है वो नहीं थी, लेकिन प्रचलित थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख किया। इस काल में दासों की स्थिति अच्छी थी, उसके साथ उसका व्यवहार किया जाता था, उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता था। दासों के साथ में दासों को उसके माता पिता की संपत्ति में अधिकार पर, दोस्तों दास थे, उसके माता पिता दास थे, उसके माता पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता था। मूल्य चुकाने जाने पर दास अपने दासत्व को, जैसे कि मूल्य चुकाने जब दास जाता था तब उसके जो दासत्व का जो बंधन था उससे वो मुक्त हो जाता था दोस्तों। अगला है खान पान से संबंधित कि समाज में, मौर्यकालीन समाज में किस प्रकार के खान पान चलते थे उसके बारे में, कि मौर्यकाल समाज में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे। मौर्यकाल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग है वो खान पान की दृष्टि से रहते थे। अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है, अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में ये हमें उल्लेख मिलता है कि इस काल में मांसाहारी का प्रचलन था दोस्तों, मांसाहार का बिल्कुल प्रचलन था। अशोक के अभिलेखों से मांसाहार की जानकारी, दोस्तों अशोक के अभिलेख है, अशोक ने जो अभिलेख लिखे उसमें मौर्य काल में जो मांस की प्रथा थी, मांसाहारी लोग थे, उसकी हमें जानकारी मिलती है। लोगों ने अनेक अभिलेखों में जीव हिंसा त्याग पर बल दिया दोस्तों। यहाँ पर जीव हिंसा त्याग पर अनेक लोगों ने बल दिया। अशोक के धम्म के अनुसार, अशोक के स्तंभ के अनुसार मेगस्थनीज ने भोजन में चावल प्रधानता को बताते हुए शहद,
शरबत, दूध आदि पेय पदार्थों के बारे में उल्लेख। दोस्तों अपनी पुस्तक मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिख दिया कि यहाँ पर चावल बिल्कुल खाने योग्य थे, खाते थे लोग, चावल की प्रधानता थी, बहुत खाते थे, शहद थे, शरबत थे, दूध थे। पेय पदार्थों के बारे में उल्लेख किया अपनी पुस्तक में। मादक पदार्थों में इन समय मदिरा का पान किया जाता था, परंतु समाज के सभी लोग मदिरा पान नहीं करते थे। दोस्तों रहन सहन के बारे में देखा जाए, किस प्रकार के रहन सहन थे मौर्य काल में। रहन सहन यूनानी लेखकों ने भारतीय का रहन सहन सादा बताया, बिल्कुल सादे प्रकार का रहन सहन था और उसको सुंदर वस्त्र धारण करने वाला बताया। दोस्तों सुंदर वस्त्र धारण करने वाला मौर्य समाज के जो लोग थे, यूनानी लेखकों ने ये लिखा है कि मौर्य समाज में बिल्कुल सादा रहन सहन था, उसको सुंदर वस्त्र धारण करने वाला बताया, बिल्कुल सुंदर और सादे वस्त्र धारण करना। उसका कथन है कि वस्त्रों पर सोने का काम किया। दोस्तों वस्त्रों पर सोने का काम किया जाता था, वस्त्रों में मूल्यवान रत्न जड़े जाते। दोस्तों वस्त्रों के अंदर सोना जड़ा जाता, सोने को गूंथा जाता था। सोना धातु होती है, सोने के आभूषण होते, तो वो वस्त्र यानी कि हमारे जो पहनने के वस्त्र होते, कपड़े होते थे, उनमें मौर्य समाज में क्या होता कि वस्त्र होते थे, कपड़े होते थे, उन पर सोना लगा दिया जाता था, सोना को जड़ा जाता था और मूल्यवान रत्न हीरे लगाए जाते थे और लोग सुंदर मलमल के बने वस्त्र पहनते थे। अर्थशास्त्र में वस्त्राभूषण, वस्त्रों पर लगे आभूषण, सौंदर्य प्रधानों का उल्लेख हुआ है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये वस्त्राभूषणों का उल्लेख हुआ है। मौर्य काल में लोग भड़कीले रंग बिरंगे कपड़े, मौर्य काल में लोग हैं वो भड़कीले रंग के यानी बिल्कुल अलग प्रकार के रंग बिरंगे वो कपड़े पहनते थे। आभूषण सोने के होते थे, चांदी एवं हीरे आदि के होते थे। स्त्रियां पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मौर्यकालीन समाज में अमीर और गरीब वर्गों की उपस्थिति। दोस्तों मौर्य काल में अमीर लोग भी थे और गरीब लोग भी थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मौर्य काल के लोग रहन सहन सादा था और जीवन स्तर ऊंच था। दोस्तों ऊंच प्रकार का जीवन स्तर यहाँ पर था मौर्य काल समाज के बारे में बात करें तो। दोस्तों मनोरंजन के साधन के बारे में बात करें, यानी किस प्रकार के मनोरंजन थे मौर्य काल में लोग विभिन्न प्रकार के मनोरंजन करते थे। मौर्य काल के लोग थे वो मनोरंजन किस प्रकार करते थे अपने जीवन में, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन करते थे। अर्थशास्त्र में रथ दौड़ का उल्लेख हुआ है। नट नर्तक गायक वादक मदारी कला के प्रदर्शनों का लोग मनोरंजन किया करते थे। मल्लयुद्ध मनुष्य और पशु में हुआ करता था। यहाँ पर मल्ल युद्ध हुआ था पशु और मनुष्य के साथ में, मनुष्य और मनुष्य के साथ में, इस प्रकार मल्ल युद्ध होता था। अशोक ने बिल्कुल पुरुष एक पशु के साथ में लड़ता था, पशु हारता है या फिर मनुष्य हारता था, या फिर दो पुरुषों के साथ में मल्ल युद्ध हो सकता है, इस प्रकार। और अशोक के अभिलेखों से विहार यात्रा का उल्लेख मिलता है। विहार यात्रा में राजाओं द्वारा अपने मनोरंजन के लिए शिकार किया जाता है, यानी शिकारों के बारे में यहाँ पर स्पष्ट वर्णन हुआ है।